किसी कंपनी के बारे में सोचिए, मतलब ये कागज पर तो एक इंसान है, एक लीगल एंटिटी, पर इसके ना हाथ पैर हैं ना कोई दिमाग, तो फिर ये करोड़ों के फैसले कैसे लेती है? और ये अपने हजारों मालिकों, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाती कैसे है? हाँ, और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। आज हम कंपनी के इसी नर्वस सिस्टम को समझने जा रहे हैं। हमारे सामने है कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सेक्शन 88 से 122 तक आते हैं, जो किसी भी कंपनी के, आप कह सकती हैं, डे टू डे कामकाज की बुनियाद है। एकदम। और हमारा मिशन सिर्फ इन सेक्शंस को रटना नहीं है, बल्कि सीए इंटर जैन 26 एग्जाम के नजरिए से इनकी आत्मा को समझना है। हम एक फैसले की पूरी यात्रा देखेंगे। मतलब रिकॉर्ड रखने से लेकर मीटिंग बुलाने, वोटिंग करने और आखिर में उसे लीगली दर्ज करने तक करेंगे, जहां से अक्सर एमसीक्यूज और केस स्टडीज बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक कंपनी की कहानी शुरू होती है उसके रिकॉर्ड से, उसकी याददाश्त से। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि उसके मालिक कौन है, उसने किससे उधार लिया है? यहीं पर सेक्शन 88 मतलब रजिस्टर्स की बात आती है ना? एकदम सही। ये कंपनी का एक तरह से पहचान पत्र है। हर कंपनी को कानूनी तौर पर कुछ रजिस्टर तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं। कौन कौन से? देखिए, मुख्य रूप से 3 है। पहला, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो फॉर्म MGT 1 में होता है। इसमें हर शेयर होल्डर का नाम, पता, कितने शेयर्स हैं, सब कुछ होता है। ओके। दूसरा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जो MGT 2 में है। और तीसरा, बाकी सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए। ये कंपनी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि उसका पैसा किसके पास है और उसके असली मालिक कौन है। अच्छा, और इसे अपडेट करने को लेकर कोई नियम होगा? ऐसा तो नहीं कि आज शेयर खरीदे और एंट्री महीनों बाद हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट निकलता है। बताइए। बोर्ड की मंजूरी के 7 दिनों के अंदर अंदर इन रजिस्टर्स में एंट्री हो जानी चाहिए। ये 7 दिन की टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 7 दिन? हाँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो सोर्स में भी दिया गया है। मान लीजिए किसी ने अपनी 4 साल की बेटी मीला के नाम पर शेयर खरीदे। अब मीला तो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो रजिस्टर में नाम तो मीला का आएगा, लेकिन साथ में उसकी गार्जियन जोई का नाम भी दर्ज करना मैंडेटरी है। केस स्टडी में ऐसी छोटी छोटी बातें ही मार्क्स दिलाती हैं। ये रजिस्टर्स वाली बात तो समझ आई, लेकिन इसमें एक उलझन है। मैंने सुना है कि कई बार लोग किसी और के नाम पर शेयर खरीद लेते हैं। हाँ, होता है। मतलब कागज पर मालिक कोई और असल में डिविडेंड किसी और की जेब में जा रहा है। तो ऐसे में कंपनी किसको असली मालिक मानेगी? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया हुआ करता था, जिसे सेक्शन 89 और 90 एड्रेस करते हैं। कानून यहाँ 2 लोगों को पहचानता है। 2 लोग? हाँ। एक है रजिस्टर्ड ओनर, वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा है, मतलब कागजी मालिक। ठीक है। और दूसरा है बेनिफिशियल ओनर, वो व्यक्ति जिसे असल में उस शेयर का आर्थिक फायदा, जैसे डिविडेंड, मिल रहा है। तो क्या इन दोनों को खुद सामने आकर कंपनी को बताना पड़ता है कि देखो हम दोनों जुड़े हुए हैं? हाँ, और यहीं पर फॉर्म्स और टाइमलाइंस का खेल है जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है। अच्छा। रजिस्टर्ड ओनर को फॉर्म MGT 4 में और बेनिफिशियल ओनर को फॉर्म MGT 5 में डिक्लेरेशन देना होता है। और ये काम उन्हें 30 दिनों के अंदर करना होता है। दोनों को 30 दिन के अंदर? जी। इसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो ये जानकारी ROC को अगले 30 दिनों में फॉर्म MGT 6 में फाइल करे। ये 30 + 30 दिन की चेन याद रखनी है। और इसी से जुड़ा एक और भारी भरकम शब्द है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर या SBO। ये कौन है? सही। सेक्शन 90 SBO की बात करता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत में पारदर्शिता लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। पहले क्या होता था? क्या? कई लोग पर्दे के पीछे से कंपनियों की लेयर्स बनाकर असली कंट्रोल रखते थे। इससे शेल कंपनियां बनती थीं, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। अच्छा। SBO का कॉन्सेप्ट उसी पर्दे को हटाने का काम करता है। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का इनडायरेक्ट होल्डिंग या कंट्रोल है, तो उसे सामने आना ही होगा। तो ये 10% का आंकड़ा याद रखना है। हाँ, एग्जाम के नजरिए से ये सिर्फ 10% का आंकड़ा नहीं, बल्कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बड़ा सिद्धांत है। रिकॉर्ड्स की बात हो गई, अब आते हैं उस डॉक्यूमेंट पर जो कंपनी की साल भर की परफॉर्मेंस का आईना होता है, एनुअल रिटर्न, सेक्शन 92। बिल्कुल, कंपनी का सालाना रिपोर्ट कार्ड। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट है?
हाँ, एक ज़रूरी अपडेट है। इसे फाइल करने के लिए अब 2 अलग-अलग फॉर्म्स हैं। ज़्यादातर कंपनियों के लिए फॉर्म MGT7 है, लेकिन 1 पर्सन कंपनी यानी OPC और स्मॉल कंपनीज के लिए उनके लिए एक छोटा और आसान फॉर्म MGT7A बनाया गया है, ताकि उन पर कंप्लायंस का बोझ कम हो। और इसकी डेडलाइन, ये तो एग्जाम का एक फेवरेट सवाल होगा। हमेशा होता है। डेडलाइन है एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM होने के 60 दिनों के अंदर। 60 दिन? लेकिन यहाँ एक दिलचस्प केस स्टडी बन सकती है। मान लीजिए AGM बुलाई गई, लेकिन कोरम यानी मिनिमम सदस्यों की संख्या पूरी न होने की वजह से मीटिंग हो ही नहीं पाई। अब क्या होगा? तो क्या कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगी? नहीं, मुझे लगता है उन्हें फिर भी फाइल करना पड़ेगा। एकदम सही। कानून कहता है कि AGM हो या ना हो, आपको तय तारीख से 60 दिनों के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना ही होगा। साथ में आपको ये कारण भी बताना होगा कि AGM क्यों नहीं हो पाई। कंप्लायंस से कोई छूट नहीं है। अच्छा, और क्या इस रिपोर्ट कार्ड को किसी बाहरी व्यक्ति से चेक करवाने की भी जरूरत होती है? हाँ, लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर, या जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन्हें एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मतलब PCS से इसे सर्टिफाई करवाना पड़ता है। ये सर्टिफिकेशन फॉर्म MGT8 में होता है। ओके, तो रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स की बात हो गई, लेकिन कंपनी सिर्फ रिकॉर्ड्स पर तो नहीं चलती, उसे लगातार फैसले लेने पड़ते हैं, और फैसले लेने के लिए शेयर होल्डर्स को एक साथ लाना पड़ता है। यहीं से मीटिंग्स की दुनिया शुरू होती है। बिल्कुल, और मीटिंग्स की दुनिया का पहला दरवाजा है नोटिस, सेक्शन 01। मीटिंग बुलाने का एक सुनहरा नियम है 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस दिन नोटिस भेजा गया और जिस दिन मीटिंग है, उन दोनों दिनों को छोड़कर बीच में पूरे 21 दिन होने चाहिए। और अगर नोटिस डाक से भेजा है तो 48 घंटे और जोड़े जाते हैं। लेकिन 21 दिन तो काफी लंबा समय है। अगर कोई बहुत जरूरी फैसला तुरंत लेना हो तो ये शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग बुलाने का कोई रास्ता है? ये एग्जाम का पसंदीदा टॉपिक है। हाँ, रास्ता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। AGM के मामले में आपको कम से कम 95% सदस्यों की सहमति चाहिए जो वोट देने के हकदार हैं। 95%? जी, और EGM के लिए आपको ऐसे सदस्य चाहिए जो संख्या में मेजॉरिटी में हो और साथ ही उनके पास कुल वोटिंग पावर का कम से कम 95% हिस्सा हो। रुकिए, 95%? ये तो खासकर बड़ी लिस्टेड कंपनियों में जहां लाखों शेयर होल्डर होते हैं लगभग नामुमकिन लगता है। क्या ये नियम प्रैक्टिकल है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। प्रैक्टिकली बड़ी लिस्टेड कंपनियों के लिए ये लगभग असंभव है। ये प्रोविजन ज़्यादातर प्राइवेट या क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनियों में काम आता है, जहां मुट्ठी भर शेयर होल्डर्स होते हैं और सहमति बनाना आसान होता है। ठीक है, नोटिस चला गया। अब मीटिंग वाले दिन कितने लोग आने चाहिए कि मीटिंग शुरू हो सके? मतलब कोरम का क्या नियम है? सेक्शन 103। कोरम वो न्यूनतम संख्या है जिसके बिना मीटिंग वैध नहीं मानी जाती। प्राइवेट कंपनी के लिए ये बहुत आसान है, सिर्फ 2 सदस्य जो खुद मौजूद हों। और पब्लिक कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए ये कंपनी के आकार पर निर्भर करता है। 1000 सदस्यों तक 5 सदस्य, 1001 से 5000 तक 15 सदस्य और 5000 से ज्यादा पर 30 सदस्य। इसमें कोई पेंच है? मान लीजिए मीटिंग शुरू होते समय तो 30 लोग थे, लेकिन जरूरी मुद्दे पर वोटिंग के समय तक 10 लोग चाय पीने चले गए और कोरम टूट गया, तो तब उस वोटिंग का क्या होगा? ये एक शानदार प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब कंपनीज एक्ट में नहीं बल्कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 में मिलता है। अच्छा। स्टैंडर्ड कहता है कि कोरम सिर्फ मीटिंग की शुरुआत में नहीं बल्कि पूरे समय, खासकर जब कोई फैसला लिया जा रहा हो, तब मौजूद रहना चाहिए। अगर वोटिंग के समय कोरम मौजूद नहीं था तो वो रेजोल्यूशन अवैध माना जाएगा। मतलब हर सदस्य की उपस्थिति मायने रखती है। पर अगर कोई सदस्य बीमार है या आ नहीं सकता, तब प्रॉक्सी का रोल आता है। सेक्शन 105। हाँ, कोई भी सदस्य जो वोट देने का हकदार है वो अपनी जगह किसी और को प्रॉक्सी बनाकर भेज सकता है, लेकिन प्रॉक्सी एक साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह होता है। मतलब? यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो अक्सर MCQs में पूछी जाती हैं। पहला, प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता। दूसरा, वो शो ऑफ हैंड्स में हिस्सा नहीं ले सकता, वो सिर्फ पोल होने पर ही वोट कर सकता है। और एक व्यक्ति कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है?
क्या मैं पूरी कंपनी का प्रॉक्सी बन सकता हूँ? नहीं, इस पर भी एक लिमिट है। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 सदस्यों का प्रॉक्सी बन सकता है। साथ ही उन सभी के मिलाकर शेयर कंपनी की कुल शेयर कैपिटल के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, और फॉर्म कब तक जमा करना होता है? प्रॉक्सी फॉर्म, जो MGT 11 है, मीटिंग शुरू होने से कम 48 आवर्स के पहले कंपनी के पास जमा हो जाना चाहिए। ये 48 आवर्स वाली बात अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों में आती है। ठीक है, मीटिंग का नोटिस चला गया, कोरम पूरा हो गया, प्रॉक्सी भी आ गए। अब बात आती है फैसले लेने की। दो शब्द बहुत सुने हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन 114, इनमें क्या फर्क बताता है? ये कंपनी लॉ का दिल है। ज्यादातर फैसले इन्हीं दो तरीकों से होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी OR एक सिंपल मेजॉरिटी है, जब पक्ष में डाले गए वोट विपक्ष में डाले गए वोटों से ज्यादा हों, मतलब 50% से ज्यादा। और स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन यानी SR बड़ी और महत्वपूर्ण बातों के लिए होता है। यहाँ पक्ष में डाले गए वोट विपक्ष में डाले गए वोटों से कम 3 गुना होने चाहिए, मतलब 75% या उससे ज्यादा की मेजॉरिटी। तो मान लीजिए एक प्रस्ताव पर 100 वोट पड़े, 75 लोगों ने हाँ कहा और 25 ने ना, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अच्छा। 75% वोट मिलना एक शर्त है, लेकिन अकेली शर्त नहीं है। सबसे जरूरी शर्त यह है कि मीटिंग के नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इस प्रस्ताव को स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर पास किया जाएगा। ओहो। अगर ये लाइन नोटिस में नहीं लिखी तो भले ही 99% लोग पक्ष में वोट कर दें, वो लीगली एक स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा। ये तो बहुत ही बारीक बात है। अब मैंने पोस्टल बैलेट के बारे में भी पढ़ा है, सेक्शन 110, इसका क्या मतलब है? हाँ, एक तरह से चिट्ठी भेजकर वोटिंग करवाने जैसा ही है। पोस्टल बैलेट का मतलब है बिना फिजिकल मीटिंग बुलाए डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों से वोटिंग करवाना। और ये कब जरूरी होता है? ये कुछ बहुत बड़े मामलों में अनिवार्य है, जैसे कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना चाहती हो या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक शहर से दूसरे शहर ले जाना चाहती हो। लेकिन आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, क्या पोस्टल बैलेट थोड़ा पुराना तरीका नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही सोचा, और कानून ने भी इस बात को समझा है। देखिए, पोस्टल बैलेट का मकसद था कि दूर बैठे शेयर होल्डर भी बड़े फैसलों में हिस्सा ले सकें। हाँ। लेकिन अगर कोई कंपनी सेक्शन 108 के तहत अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा दे रही है, तो वो मकसद तो वैसे ही पूरा हो रहा है। सही बात है। इसीलिए कानून कहता है कि अगर आपकी कंपनी ई-वोटिंग की सुविधा देती है, तो आप इन मामलों पर फैसला जनरल मीटिंग में भी ले सकते हैं। आपको अलग से पोस्टल बैलेट करवाने की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और कानून का एक बेहतरीन तालमेल है। मीटिंग हो गई, वोटिंग हो गई, फैसला भी ले लिया गया, लेकिन इस सब का सबूत क्या है? कल को कोई कह सकता है कि मीटिंग में तो कुछ और तय हुआ था। यहाँ पे मिनट्स का रोल आता है ना? सेक्शन 118। एकदम। मिनट्स किसी भी मीटिंग का आधिकारिक और कानूनी रिकॉर्ड होता है। ये कोर्ट में एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। और इसे तैयार करने की कोई समय सीमा होती होगी? हाँ, इस पर सख्त नियम है। और ये एक और MCQ पॉइंट है। मीटिंग खत्म होने के 30 दिनों के अंदर मिनट्स तैयार होकर मिनट बुक में एंट्री हो जानी चाहिए। देरी पर पेनल्टी लगती है। और इसे फाइनल कौन करता है? किसके साइन होते हैं इस पर? बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पर उस मीटिंग का चेयरमैन या फिर अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन कर सकता है, लेकिन जनरल मीटिंग के मिनट्स पर उसी मीटिंग का चेयरमैन मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर साइन करता है। और यह एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जनरल मीटिंग के मिनट्स को हमेशा के लिए, मतलब परमानेंटली संभाल कर रखा जाता है। इन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो हमने कंपनी के फैसले लेने की पूरी एनाटॉमी को समझा। बिल्कुल। सबसे पहले कंपनी ने अपनी याददाश्त यानी रजिस्टर्स को दुरुस्त रखा, समय पर अपना रिपोर्ट कार्ड यानी एनुअल रिटर्न फाइल किया। फिर जब फैसले का समय आया तो सही तरीके से नोटिस भेजकर कोरम पूरा करके मीटिंग बुलाई, और आखिर में सही वोटिंग प्रक्रिया से रेजोल्यूशन पास करके उसे मिनट्स में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। हाँ, ये सिर्फ कानूनी प्रक्रियाएं नहीं है, ये अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नींव है। ये नियम पारदर्शिता लाते हैं, मैनेजमेंट को जवाबदेह बनाते हैं और सबसे जरूरी शेयर होल्डर्स के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये तो एक शानदार और गहरी चर्चा रही। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई ऐसा सवाल छोड़कर जाएं जो उन्हें इस चैप्टर के बारे में और सोचने पर मजबूर करे? जरूर। हमने देखा कि 1 पर्सन कंपनी पर मीटिंग से जुड़े कई नियम लागू नहीं होते। उनके लिए बस मिनट बुक में एक रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करना काफी है। हाँ, क्योंकि वहां मालिक और मैनेजर एक ही है। सही।
तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में बड़ी कंपनियों के लिए भी मीटिंग और फैसले लेने के ये पारंपरिक तरीके बदल जाएंगे? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब फिजिकल एजीएम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सब कुछ वर्चुअल या शायद ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग सिस्टम पर होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।